अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। चीज़ें तो बहुत सी हैं, लेकिन सबसे पहले यू मस्ट जॉइन हैंड्स विद मी एंड डू अ बिग बिग क्लैपिंग फॉर इमरान खान साहब। बिकॉज इमरान खान साहब ने आज अब से चंद घंटे पहले प्लेटिनम जुबली मुकम्मल की है। अपने खिलाफ केसेस की 75 केसेस, 75 केसेस हो गए हैं। बहुत पहले बचपन में जब पाकिस्तान में सिनेमा हुआ करते थे, बहुत फिल्में चला करती थी, तो उस वक्त जब 25 हफ्ते एक फ़िल्म मुकम्मल करती थी तो उसकी सिल्वर जुबली होती थी। जब 50 हफ्ते मुकम्मल करती थी तो उसकी गोल्डन जुबली होती थी। कोई कोई फिल्म होती थी जो 75 हफ्ते सिनेमा में मुकम्मल करती थी मसलसल मार्केट के सिनेमा में, और उसको प्लेटिनम जुबली कहते थे। उसके बाद पता नहीं उसके ऊपर फिर क्या होता था, डायमंड तो हो गया 50 का। बहरहाल इमरान खान साहब ने 75 की जो प्लेटिनम जुबली है, मेरा ख्याल है वो उन्होंने मुकम्मल कर ली है, या मैंने शायद गलत कह दिया कि ऐसा तो नहीं है कि डायमंड होती है प्लेटिनम इसके बाद आता है। मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत मुबारक हो इमरान खान साहब को। आप भी उनके साथ सबको बहुत मुबारकबाद हो। और जिस तरह से ये सूरत हाल जारी है उनके खिलाफ केसेस की, और राना सनाउल्लाह साहब की एफर्ट्स इसमें जो है वो भी बड़ी काबिल सताइश हैं। तो बहुत जल्दी मुझे खैर लग रहा है कि चंद दिनों या हफ्तों के अंदर इमरान खान साहब केसेस की सेंचुरी मुकम्मल कर लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये दुनिया का रिकॉर्ड हो, पाकिस्तान का ये यकीनन रिकॉर्ड है। लेकिन मैंने थोड़ा सा जब चेक किया तो पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनके खिलाफ 131 केसेस जो हैं फेडरल केसेस फेडरल कोर्ट्स के अंदर दर्ज हुए। और ख़ुद उन्होंने को तकरीबन मुख्तलिफ सारे जितने एंटिटीज़ के खिलाफ केसेस अपनी लॉ फॉर्म्स के ज़रिए किए थे, वो शायद 3,000 के करीब बनते हैं। तो इस लिहाज से इमरान खान साहब का कोई ग्लोबल रिकॉर्ड जो है वो नहीं बन पा रहा, लेकिन पाकिस्तान के हद तक ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मैंने आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप दिखाना है विच इज़ गोइंग टू मेक योर डे, और आपको बड़ी देर तक वो क्लिप जो है वो याद रहेगा। जहन में ये भी रखिए कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जो हैं जनाब ग़ुलाम अली साहब, उन्होंने बिल आखिर वो इम्पोर्टेंट ख़त जो उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लिखा था इलेक्शंस के हवाले से, आफ्टर द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑफ 28 फरवरी, वो उन्होंने 6 मार्च को जाके बिल आखिर पढ़ लिया। और 6 मार्च के दिन के कोई 2 बजे उन्होंने इसका एक जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखवाया है। वो जवाब क्या है, उसकी अहमियत क्या है, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, इन सब चीज़ों की हम बात कर लेते हैं। ये भी आपको बताऊँ कि अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान की टॉप जो कॉर्पोरेट लीडरशिप्स हैं 15 से 20, उनके साथ मुलाकात की। उनको शायद इकॉनमी के हवाले से कॉन्फिडेंस में लेना चाहते होंगे, जो भी उनको बताना चाहते होंगे अगले चंद घंटों में उसका हाल पूरे पाकिस्तान को पता चल जाएगा। मैं भी आपको बता सकूंगा कि जनरल आसिम मुनीर ने इन कॉर्पोरेट लीडर्स के साथ क्या बात की, उनको क्या एतमाद दिलाया। लेकिन यहाँ जो चीज़ डिस्टर्बिंग है वो ये कि ये जो ट्रेंड है इसे बदरजा उत्तम बहुत ज़्यादा डेवलप किया, अगर इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया था पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने। वो हर हफ्ते 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, हर महीने पाकिस्तान की जो टॉप बिज़नेस लीडरशिप है, कभी पंजाब की, कभी कराची की, कभी बिज़नेस कॉमर्स की जो चैम्बर्स हैं, उन सब से मुलाकात करते थे। आर्मी हाउस के अंदर मुलाकात करते थे, कराची जाके मुलाकात करते थे, और यूँ एक क्लियर मैसेज था कि प्राइम मिनिस्टर मैटर नहीं करता पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, वो खुद मैटर करते हैं। ये और बात है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से क्रेडिट तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने लेना चाहा, लेकिन इल्ज़ामात जो हैं वो सारे के सारे उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान के ऊपर थोपे। ये एक बैकग्राउंड है। लेट्स सी द डेवलपमेंट वन बाय वन। मैंने पॉइंट्स लिख के रखे हैं। सबसे पहले देखें कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जहां तवक्को तो ये थी कि उन्हें 4 केसेस के अंदर अपने आप को डिफेंड करना होगा। गलबन 3 उसमें से हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कॉम्प्लेक्स है, वहाँ उनको डिफेंड करना होगा, जिसमें टेररिज्म का केस है एक, पता नहीं उनके अलावा बैंकिंग कोर्ट के अंदर केस है। इतने केसेस हैं कि उसकी डिटेल भी मैटर नहीं करती। लेकिन जो तोशा खाने का केस है, जिसके हवाले से संडे के दिन इस्लामाबाद की पुलिस लाहौर पहुंची थी उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए, और जिस हवाले से 2 नए केसेस भी उनके ख़िलाफ़ दर्ज हो चुके हैं, जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया। 2 नए केसेस की भी थोड़ी सी मैं अगर आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँ कहीं रह ना जाए। एक केस तो वो है जहां इस्लामाबाद की पुलिस के एक SHO ने लाहौर के अंदर उनके ख़िलाफ़ केस पर्चा दर्ज कराया है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद की जो पुलिस वहाँ पहुँची ज़मान पार्क में, तो उसको PTI के कोई 150-200 लोग थे जिन्होंने डंडे उठाए हुए थे, बड़े खौफनाक थे, उनके इरादे बड़े ख़तरनाक थे। उन्होंने पुलिस को बहुत डराया धमकाया और कहा कि अगर आगे जाओगे तो तुम्हारी हड्डियाँ हम तोड़ देंगे। और यूँ जो सरकार है उसमें मुदाखलत की। और ये सब कुछ जो है ये इमरान खान साहब ने स्कीम किया हुआ था। ये सारा प्लान जो था ये इमरान खान ने बनाया था, इसलिए इमरान खान के खिलाफ और 150 लोगों के खिलाफ एक पर्चा वहाँ पे गालिबन दर्ज कर दिया गया। ये एक केस है। दूसरा केस वो है जो नामालूम एक फ़र्द ने या नामालूद अफराद ने कोयटा में इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज किया। ये हमेशा कोयटा ही से दर्ज होते हैं, ये सिंध से केसेस दर्ज होते हैं। मरहूम शहीद अरशद शरीफ जो हैं उनके खिलाफ भी केसेस जो हैं वो कोयटा में दर्ज थे, और बहुत से लोगों के खिलाफ कोयटा में केसेस दर्ज हुए। तो ये वो 2 केसेस हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में हैं,
اور توشہ خانے کا کیس جس کے حوالے سے ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس لاہور پہنچی تھی، اس کے بارے میں خبر ہے کہ ان کے وکلا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ توشہ خانے کے کیس میں جو F8 کی کچہری جو ہے سیشن کورٹس کی، وہاں نہیں پیش ہوں گے. وہ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں تو پیش ہوں گے لیکن توشہ خانے میں پیش نہیں ہوں گے. وہاں کے جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں ان کے سامنے 3 وکلا عمران خان صاحب کے پیش ہوئے آج کے دن میں، جو ان سے یہ بحث کرتے رہے کہ آپ جو ہیں ہمیں ضمانت دیں تاکہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. اور ایک سیپریٹ جو خط ہے وہ عمران خان صاحب کے بہاف پہ ان کی پارٹی کے 2 لیڈران جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب جو ہیں وہ لکھ چکے ہیں ٹو دی چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، جس کے مندرجات کا اس کے کانٹینٹس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا. اور فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتوں کے سامنے پیش ہونے کی، اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اس کا سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اور سپریم کورٹ خود بڑی انڈر پریشر ہے، جس طرح سے سپریم کورٹ کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، تو پتہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، بیکاز سپریم کورٹ کی پلیٹ فل ہے. اور جب بھی وہ کوئی کنسیشن خواہ میرٹ پہ ہی کیوں نہ دے عمران خان کو، تو اس کے اوپر حملہ PMLN کی طرف سے بھی ہوتا ہے، PDM کی اور جماعتوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، ان کے جو بہت سے پالے ہوئے لوگ ہیں سوشل میڈیا میں ان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اور ڈان اخبار کی طرف سے بھی ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک دن پہلے ڈان کے جو فارمر ایڈیٹر ہیں عباس ناصر صاحب، انہوں نے ایک بڑا عباس ناصر ان کا نام ہے میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو انہوں نے ایک پیس بھی لکھا ہے جس میں سپریم کورٹ کو عمران خان صاحب از عمران خان دا نیو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انہوں نے بیسیکلی حملہ سپریم کورٹ پہ کیا. یہ اور بات ہے کہ جو یہ پورا کانسیپٹ تھا عمران خان دی نیو اسٹیبلشمنٹ پاکستان، یہ انہوں نے میرے ویلاگ سے میرے ٹویٹ سے چرایا ہے، ایکنالج انہوں نے نہیں کیا اس کو، لیکن اس کو مس یوز کرتے ہوئے انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا. تو سپریم کورٹ اتنی انڈر پریشر ہے عمران خان اور تحریک انصاف کو ریلیف دینے کے حوالے سے کہ آئی ایم ناٹ شیور کہ سپریم کورٹ جو ہے ان کو ویڈیو لنک کی ریلیف دے پائے گی، کیونکہ آن میرٹ اگر آپ فیصلہ کریں تو 100% یہ ان کو ریلیف جو ہے ملنی چاہیے، اور ان کی زندگی کو ایک ڈیلیبریٹلی خطرے میں یہاں پر ڈالا جا رہا ہے. لیکن جو سیشن کورٹ ہے جس نے سب سے زیادہ سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، اب یہ جو دن شروع ہو رہا ہے اس میں سیشن کورٹ کیا کرے گی؟ کیا اسلام آباد کے اندر اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس سے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے گی، یا سیشن کورٹ جو ہے جس کے سامنے نہیں پیش ہوں گے عمران خان صاحب وہ خون کے گھونٹ لے کے بیٹھے گی، یا سیشن کورٹ اس کا انتظار کرے گی کہ عمران خان صاحب سیشن کورٹ کا جو آرڈر ہے جس میں جو ضمانت جو بیل جو وداؤٹ بیل وارنٹ ایشو کیے ہیں، جس کی ناقابل ضمانت وارنٹ ایشو کر رکھے ہیں سیشن کورٹ نے، اس پہ عمران خان کے وکلا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف لے لیں اور سیشن کورٹ کے اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کریں. اگر ایسا ہے تو یہ صبح کے 1-2 گھنٹوں کے اندر اندر عمران خان کے وکلا کو کرنا ہوگا، بیکاز کورٹ بہرحال ادروائز مجبور ہوگی، اس کے اوپر پریشر بھی بہت ہوگا حکومت کی طرف سے. اور آج جو پروسیڈنگ ہوئی، جو 3 وکلا وہاں پیش ہوئے، تو جو سیشن کورٹ کے جج صاحب ہیں ظفر صاحب، انہوں نے بارہا اس طرف اشارہ کیا کہ آپ نے نہ تو ہم سے کوئی اس کی ریلیف لی، خود تو انہوں نے ریلیف دی نہیں ہے، وہ ریلیف لینے ان کے پاس گئے تھے، لیکن انہوں نے یہ اشارہ ضرور کیا کہ آپ ہائی کورٹ سے بھی اس حوالے سے ریلیف لے سکتے ہیں. تو ہمیں امید مجھے یہی ہے کہ صبح اسلام آباد ہائی کورٹ اس عدالت میں ضمانت کے حوالے سے ان کو کوئی ریلیف دے گی، پیش وہ نہیں ہوں گے. عدالت کیا کرے گی، کیسے امپلیمنٹ کرتی ہے، رانا ثناءاللہ کیا کریں گے، یہ ہمیں اگلے 7-8-10 گھنٹوں کے اندر یہ صورتحال ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی ان کیسز کے حوالے سے. موونگ فارورڈ، جو مولانا فضل الرحمان، جو آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے مہینوں سے ہائبرنیشن میں تھے، چھپے ہوئے تھے، نظر اتنے نہیں آ رہے تھے، کوئی خاص ان کی پوزیشن نہیں تھی، انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹے میں 2 قسم کے الزامات لگائے. ایک انہوں نے الزام لگایا ایکس فارمر DGI انٹر سروسز انٹیلیجنس جنرل فیض کے اوپر، اور دوسرا انہوں نے الزام لگایا ثاقب نثار صاحب کے اوپر، ایکس چیف جسٹس آف پاکستان جناب ثاقب نثار صاحب کے اوپر. اور دونوں میں یہ بھی کہا کہ یہ دونوں کولوڈ کر رہے ہیں اور دونوں مل کے ابھی بھی عمران خان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خیر خاصا واحد قسم کا الزام ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے یہ ویسے ہی نہیں لگایا ہوگا. مولانا بھی بہت اسکیمنگ ہے، جس طرح سے شریف خاندان جو ہے وہ اپنی بڑی لمبی پلاننگ کی ہوتی ہے، مولانا بھی ہر چیزیں کسی پلاننگ کے تحت ہی کرتے ہیں. اور مولانا کی اس پلاننگ کے بعد ثاقب نثار صاحب کے اوپر تابڑ توڑ حملے شروع ہو گئے، اور پھر ڈان نے ان کا ایک انٹرویو بھی کیا، اور وہ اس انٹرویو کے بعد ڈان نے ایک ہیڈ لائن لگائی ہے، اور وہ ہیڈ لائن بڑی دلچسپ ہے. وہ ہیڈ لائن یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے یہ مان لیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے ایک کیس میں 2018 کے 17 کے کیس میں عمران خان کے حوالے سے، جب حنیف عباسی صاحب PMLN کی لیڈر ایک کیس لے کے آئے تھے 62(1)(f) کا کرپشن کا، لندن کے فلیٹ کے حوالے سے، بنی گالا کی پراپرٹی کے حوالے سے، تو ثاقب نثار صاحب نے اس ڈیسیجن میں جو لکھا تھا کہ عمران خان صادق اور امین ہے، یہ کوئی ان کوالیفائڈ قسم کی ججمنٹ نہیں تھی، اور یہ جو ہے یہ کوئی عمران خان کے پورے کانڈکٹ کے پورے کیریکٹر کے حوالے سے ثاقب نثار صاحب نے ڈان سے بات کرتے ہوئے مانا ہے، اس کے حوالے سے نہیں تھا. اور اس کو ڈان نے اس
बिल्कुल इररेलेवेंट किस्म की चीज़ को एक बेसिक हेडलाइन बना के डॉन अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर चल रही। इससे मज़े की बात यह है, वो जो शेक्सपियर का प्ले मुझे याद आता है 1598 का, मच अडू अबाउट नथिंग, ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि जब एक अदालत के सामने एक केस आता है, इस केस में हनीफ अब्बासी साहब एक मुकदमा, एक चार्ज लेकर गए थे और अदालत उसी एक चार्ज के ऊपर से फैसला करती है और जो भी वर्डिक्ट लिखती है उसकी कोई यूनिवर्सल वैल्यू जो है वो नहीं होती। तहरीक इंसाफ ज़रूर उसके ऊपर पॉलिटिकली उसको कैश करने की कोशिश करे या वावेला मचाए, जैसा कि डॉन अब कह रहा है कि इमरान खान साहब का सारा स्टैंड ही ये था और फिर साबित हो गया है कि ये कोई यूनिवर्सल जजमेंट नहीं थी बल्कि उस केस की हद तक जजमेंट थी। लेकिन ये तो अंडरस्टैंडेबल है, ज़रा गौर कीजिए इस चीज़ में कि जब किसी शख्स के ऊपर एक कत्ल का, ये मर्डर का चार्ज होता है और उसको अदालत के सामने आप पेश करते हैं और अगर अदालत उसे वहाँ उस मर्डर के चार्ज से एग्जॉनरेट कर देती है, चार्ज प्रूफ नहीं होता, तो उस मर्डर या उस रेप या उस करप्शन के हवाले से ही उसे अदालत एग्जॉनरेट करती है, ये माफ़ करती है। उसका ये मतलब थोड़ा होता है कि अदालत ये कहती है कि शख्स ने दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर कोई और रेप, कोई और मर्डर जो है वो नहीं किया होगा। तो ये एक टोटली हर इररेलेवेंट और फजूल चीज़ जो है उसे इस वक्त पीडीएम की हुकूमत और उससे नथी जो मीडिया है वो उसको एक चीज़ बना के पेश कर रहा है। इसको जहन में रखें कि इतना सख्त ये लोग अंडर प्रेशर हैं, हर चीज़ को ये एक बात को पतंगड़ बना के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही ये भी जहन में रखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने एक राह दिखाने की कोशिश की है इस मौजूदा क्राइसिस और पैसे से, जब ये कह के सिर्फ आइन पाकिस्तान की तशरीह करके कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने वाजिब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर फॉर्मर चीफ जस्टिस के ऊपर, प्रेजेंट चीफ जस्टिस के ऊपर, प्रेजेंट जैसे मज़ाहिर अली नकवी साहब के ऊपर किस किस्म के हमले हो रहे हैं। क्योंकि आप सब अक्सर ये कहते हैं कि जज जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को बिट्रे किया। ज़रा देखें कि जो जज खड़े होते हैं आइन के साथ, उनके साथ ये माशरा और ये सियासत जो है वो क्या करती है। यहाँ चंद सीनियर जज ही हैं, मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 4 उनके साथ ब्रदर जजेस हैं जिन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है और किस तरह से उनके ऊपर इस वक्त ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। वो अखबारात की तरफ से भी हो रहे हैं, इदारिये लिख लिख के भी हो रहे हैं, कॉलम लिख के भी हो रहे हैं। मरियम नवाज़ और उनके साथ जो बाकी लीडर हैं, ये पीपीपी के लीडर हैं, वो तो ये हमले कर ही रहे हैं। लेकिन बाकी सारा जहान भी क्या कर रहा है। और दिस मे बी इज़ द टाइम फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर यू टू डिफेंड दीज ऑनरेबल जस्टिस कि बेचारों ने किया ही क्या है। उन्होंने सिर्फ एक आइन की तशरीह की है जिसके बाद हर किस्म की बकवास के दरवाजे जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो खोल दिए गए हैं। गवर्नर साहब पे आ जाते हैं। गवर्नर ग़ुलाम अली साहब ने बिल आखिर जो है वो ख़त पढ़ ही लिया बड़ी मुश्किल से, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें लिखा था फ्राइडे या थर्सडे को। और लिखा कब था? लिखा उस वक्त, ये पहला ख़त नहीं है, इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जहाँ गवर्नर पंजाब को ख़त लिखा था वहाँ गवर्नर केपी को भी ख़त उन्होंने लिखा था इलेक्शन की तारीख के हवाले से। लेकिन गवर्नर केपी ने कभी उसका जवाब शायद दिया ही नहीं, उस पर कोई उन्होंने रद्द-ए-अमल और एक्शन किया ही नहीं। अब ये वो ख़त उनको मिल गया है जो उन्होंने मंडे के दिन कहीं 2 बजे के बाद पढ़ने के बाद उसका एक जवाब लिखवाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें कहा है कि जी मैं बिल्कुल आइन का पाबंद हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पे मैं पूरी तरह से अमल करने के लिए तैयार हूँ और इस हवाले से मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए तैयार हूँ और 11 बजे 7 मार्च को आप मेरे पास आ सकते हैं। 7 मार्च को नहीं आ सकते तो आप 8 मार्च को मेरे पास आ जाएं। उसमें ये उन्होंने नहीं लिखा कि अगर 8 मार्च को नहीं आ सकते तो बेशक अगर कोई मसला है, यानी इलेक्शन कमीशन को कोई मौसम ठीक नहीं है, मच्छर हैं, लड़कियां तंग कर रही हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के घर में कोई मसला तो बेशक 9 को आ जाएं, 10 को आ जाएं। लेकिन टोन एंड टेनर एंड मैनर उनका इसी किस्म का है कि जल्दी कोई नहीं है, आना है तो 7 तारीख को आ जाएं, 7 को नहीं आ सकते तो 8 तारीख को आप मेरे पास आ जाएं और फिर इसका कोई हम हल निकालते हैं। गवर्नर साहब जो हैं वो कितने रिलैक्स हैं और कितने आसानी से वो चीज़ों के बारे में चल रहे हैं, उसका क्या मतलब है। उसके हवाले से मैं एक छोटा सा क्लिप और कार्टून आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि मत जाइएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड लेट्स होप कि ये काम कर जाए हमारा। इसको देखते हैं। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखिए ज़रा, ये कार्टून कैरेक्टर है, इसे कहते हैं फ्लैश स्लॉथमोर। ये एक गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट या क्लर्क के हवाले से है कि वो कितनी स्पीड से काम करता है। ये देखें। Saying that because he's a sloth, he can't be fast. I thought in Zootopia anyone could be anything. Flash, Flash, 100-yard वैसे तो ये तमाम सरकारी nice to see you. मुलाजमों के लिए ठीक है। Nice to see you too. Hey, Flash, I'd love you to meet my friend. Darling, I've forgotten your name. Officer Judy Hobbs, CPD. How are you? I am doing just Fine. as well.
अच्छा, ये मैं आपको दिखाने का मकसद ये था कि ज़ाहिर है कि गवर्नर साहब ये जो एक इंतहाई लेज़ी तरीके से स्लो मोशन से, ये स्लो मोशन कार्टून है बहुत मशहूर, इस कैरेक्टर का नाम है, इसको याद रखिएगा, लिख के रखें, इस कैरेक्टर का नाम है स्लॉथमोर, फ्लैश स्लॉथमोर। और ये इस वक्त जो वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़ूटोपिया सीरीज़ है कार्टून्स की, इसमें सबसे प्रोमिनेंट जो स्लो मोशन कार्टून है उसमें जो ये कैरेक्टर क्रिएट किया गया है, ये स्लॉथमोर, फ्लैश स्लॉथमोर का कैरेक्टर है। तो ये जो गवर्नर साहब फ्लैश स्लॉथमोर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये गवर्नर गुलाम अली की ज़ाती थिंकिंग स्ट्रैटेजी माइंड नहीं है, उन्हें किसी ने रोक के रखा हुआ है। गवर्नर साहब महज एक पुडल हैं, गवर्नर साहब महज एक टूल है, गवर्नर साहब महज एक पुर्जा हैं किसी लंबी स्ट्रैटेजी का। और वो लंबी स्ट्रैटेजी क्या है? वो लंबी स्ट्रैटेजी खाली खैबर पख्तूनख्वा की नहीं है। जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है, और अल्लाह करे कि मैं बिल्कुल गलत साबित हूँ और तारीख साबित करे कि मैंने जो एनालिसिस किया था वो गलत है, लेकिन अब तक जो सूरत हाल मुझे समझ आ रही है वो ये कि नवाज़ शरीफ साहब और शरीफ फैमिली जो है वो किसी भी तरह से पंजाब के अंदर इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं है। ये इलेक्शन उनके लिए ज़हर कातिल होंगे, वो इस नतीजे पे पहुँच चुके हैं कि ये एक एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है, और ये इलेक्शन किसी भी तरह से रिग किए जाएँ 10%, 15%, 20% इससे हल नहीं निकलेगा। और इससे शरीफ ख़ानदान का तमाम जो भरम है वो ख़त्म हो जाएगा, खुल जाएगा, वो एक्सपोज हो जाएंगे। उनकी सियासत जो है वो तकरीबन शायद हमेशा के लिए पंजाब के अंदर ख़त्म हो जाएगी। ये एक एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है, सर्वाइवल की बैटल है, और शरीफ ख़ानदान लग ये रहा है। जो खबरें भी यही आ रही हैं कि वो किसी भी तरह से पंजाब में इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। लेकिन पंजाब में इलेक्शन कैसे रोकेंगे? इमरान खान की गिरफ्तारी से या इमरान खान की डिसक्वालिफिकेशन से, इमरान खान के ख़िलाफ़ 100 केसेस की सेंचुरी बना देने से पंजाब के अंदर इलेक्शन तो नहीं रोक सकेंगे। ना ही इससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी को फ़र्क पड़ेगा। अगर इमरान खान गिरफ़्तार हो जाते हैं, डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है उनको किसी केस में, इससे पंजाब के अंदर होने वाले इंतखाबात के आउटकम के ऊपर, पब्लिक की परसेप्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो पब्लिक परसेप्शन एहसास हो चुका है शरीफ ख़ानदान को, उनके तमाम हमायतियों को, कि इस पब्लिक परसेप्शन को चेंज नहीं कर सकते। ख़तरा ये है कि अगले आने वाले दिनों में बहुत जल्द पाकिस्तान में कोई ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है बहुत बड़ा। और इस खतरे का कि इस ब्लैक स्वान इवेंट जो है इसका निशाना खुद इमरान खान साहब हो सकते हैं, इसका तो सैकड़ों हज़ारों दफ़ा इजहार आप सब कर चुके हैं, इस यूट्यूब चैनल के कमेंट्स भी कर चुके हैं, बहुत से व्लॉगर्स कर चुके हैं, अखबारों के लोग कर चुके हैं, खुद इमरान खान साहब और उनकी पार्टी कई दफ़ा ये कह चुकी है कि इमरान खान साहब के ऊपर एक सेकंड असैसिनेशन अटैम्प्ट का ख़तरा है। लेकिन ब्लैक स्वान इवेंट सिर्फ इमरान खान को टारगेट नहीं कर सकता। यह मुमकिन है कि किसी और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी को, किसी और जगह को दहशत गर्दों की तरफ से टारगेट कर दिया जाए। ये भी मुमकिन है कि कोई अननोन लोग जो हैं वो किसी और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी को टारगेट करें और इसको इस तरह से टारगेट करें कि मलबा जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर या इमरान खान के ऊपर फेंक दिया जाए। जैसे कि आपने देखा कि पुलिस की FIR जो एक जिस तरह की FIR दर्ज की जा रही है वो आपके सामने, जो इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा होता है, खैबर पख्तूनख्वा का एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पे गोली चला देता है, इमरान खान वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन इक़दाम कत्ल की जो FIR है मौसम राजा साहब की तरफ से वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कट जाती है। दहशत गर्दी का जो पर्चा कटता है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कटता है। मुझे बहुत ख़तरा महसूस हो रहा है अपनी डॉट कनेक्टिंग की स्ट्रेंथ के ऊपर, और मैं अल्लाह करे कि मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में एक ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है। ब्लैक स्वान इवेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है, किस किस्म का ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है, इसकी जद में कौन कौन लोग आ सकते हैं, इसके मकासद क्या हो सकते हैं, इससे कौन बेनिफिट उठा सकता है, इस पर मैं मज़ीद बात करूँगा अगले व्लॉग के अंदर। थैंक यू सो मच।